आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद राहत नहीं मिली। आज लखीमपुर की सेशन कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 रोज की अदालती तहवील में भेज दिया। जुबैर को सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। एफआईआर में जुबैर के खिलाफ आईपीसी की दफा 153B 505(2) जोड़ी गई है। जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक न्यूज चैनल के मुलाजिम के खिलाफ फैक्ट चेक का ट्वीट शेयर करने पर मामला दर्ज कराया गया था। आज आलमी यौम आबादी है। इस मौके पर लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहायशगाह पर आबादी का 15 रोजा प्रोग्राम शुरू हुआ। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आबादी कंट्रोल प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ गया, लेकिन आबादी के अदम तवाजुन की सूरत हाल पैदा नहीं हो सकी। सीएम योगी ने कहा कि आबादी पर कंट्रोल जरूरी है, लेकिन तवाजुन का भी ख्याल रखना होगा। इस मौके पर इशारों में बढ़ती आबादी के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को निशाना बनाया। वाज़ेह कि गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश के रियासती कानून कमीशन ने आबादी पर काबू पाने की पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आला को एक मसवदा पेश किया था और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि रियासत में आबादी कंट्रोल पॉलिसी को कब नाफिज किया जाएगा। एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका लिहाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। और ये स्थिति हो रही है। यद्यपि विगत 5 वर्ष के अंदर इसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने अपने रिकॉर्ड को पहले की तुलना में ठीक करने का प्रयास किया, अच्छा किया है, लेकिन इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता और जिससे जनसंख्या स्थिरीकरण एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसमें जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस जागरूकता के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो वहीं कांग्रेस ने यूपी के वज़ीर आला के जरिए बढ़ती आबादी के लिए एक मखसूस तबके को जिम्मेदार करार देने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। योगी जी ने 2 बातें कही हैं। एक तो कहा है कि जो यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं उनकी आबादी घटनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है। जाहिर है उन्होंने मुसलमानों की तरफ इशारा किया है, वो आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। उन्हें ये बयान आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी से पूछ के देना चाहिए था। मोहन भागवत जी का कहना है कि अखंड भारत बने, और अखंड भारत में तो बांग्लादेश भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा और पाकिस्तान भी आ जाएगा। तब इस आबादी का योगी जी क्या करेंगे? और अगर वो मूल आबादी की बात कर रहे हैं तो ये भी मोहन भागवत जी कह चुके कि इस देश में रहने वाले हिंदू मुसलमानों के पूर्वज एक थे, तो इस देश में तो जो भी रह रहा है वो मूल निवासी है, तो चिंता किस बात की है? लेकिन ऐसे बयानात पहले मोहन भागवत जी से पूछिए, तब इस तरीके के बयानात दीजिए। ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि एक वर्ग की तरफ बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी की समस्या तो हर जगह विश्व में है, हमारे देश में रही है और आज से 50 साल पहले की बात है कि कांग्रेस नेताओं ने ये प्रयास किया था कि हम आबादी पर अंकुश लगाएं। तो उस समय इसका विरोध उन सभी दलों ने किया था जो आज कहीं कहीं सत्ता में है। तो अगर वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं और वो समझते हैं कि एक समस्या है, और समस्या में दो राय नहीं है कि समस्या तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और जो हमारे पास संसाधन हैं, चाहे वो नेचुरल संसाधन हो, चाहे वो प्रोडक्टिव संसाधन हो, उन पर बोझ तो बहुत पड़ेगा। और अगर बोझ पड़ेगा तो हमारे जीवन शैली कैसी बनेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक आबादी कंट्रोल करने के मामले पर पीएम मोदी और सीएम योगी के बयानात में काफी फर्क नजर आता है। संतुलन पर चर्चा करने की बात हो, जब देश में महंगाई पे गरीबी का जो बढ़ता असंतुलन है उस पे चर्चा करने की बात हो,
तो मुख्यमंत्री योगी जी एक बात के बेताज बादशाह हैं कि कैसे नैरेटिव चेंज किया जाए, लेकिन हम आपको नैरेटिव चेंज नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री योगी जी ये बताइए कि सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो तीनों जो कृषि बिल थे, उस बिल को उत्तर प्रदेश में कानून बना के लागू किया जाएगा। न केंद्र सरकार इस पर जागी, न आप जागे। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि 80 करोड़ रोजगार 2022 तक दे दिए जाएंगे, लेकिन निर्मला सीतारमण साहिबा कहती हैं संसद में कि 50 लाख नौकरियां ही हम एक साल में दे पाए। तो ये जो असंतुलन है, इससे इस देश के जो 80 करोड़ लोग, आपके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हैं। खाना तो आप उन्हीं को खिला रहे हैं कि जिनकी हालत नासाज है, जिनकी ज़िंदगी में गरीबी है, बेकारी है, कमज़ोरी है। तो आप 80 करोड़ लोगों को आपने ज़िंदगी को जो जहन्नम बना दिया है, उसको संतुलित करने के लिए कुछ करिए, नहीं तो जनता विधानसभा की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के जरिए मदरसा तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाने के बाद एमपी में सियासी घमासान छिड़ गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने जहां मदारिस पर कुरान के साथ असरी उलूम की तालीम देने पर जोर दिया है, वहीं मुस्लिम तंजीमों ने कैलाश विजयवर्गीय को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें मदरसा तालीमी निज़ाम से नावाकिफ करार दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुल्क के मदारिस और इनके तालीमी निज़ाम को सियासी पार्टियों के जरिए तनकीद का निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहते हुए नई बहस छेड़ दी कि मदारिस के तालीमी निज़ाम के सबब मदारिस के तलबा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इस पे सरकार और समाज दोनों को विचार करना पड़ेगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाए कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उस पर सोच, आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने, और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दें। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने कैलाश विजयवर्गीय के जरिए मदारिस के तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाने पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। देखिए, मैंने कैलाश विजयवर्गीय साहब जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका बयान सुना। हम उनके बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, मुल्क के अंदर हर एक मज़हब को अपनी अपनी आज़ादी है कि कौन सी तालीम हासिल करे। जो डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बने, जो संस्कृत विद्यालय में पढ़कर संस्कृत का विद्वान बनना चाहता है या पंडित बनना चाहता है वो बने। इसी तरह मदरसों में एक तरीक़ा तालीम होता है। कुछ मदरसों में बुनियादी तालीम दी जाती है जो हर मुसलमान के लिए कुरान पाक का पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ता है। लेकिन जो आला तालीम है वो आला तालीम में मुफ्ती, आलिम, फाजिल बनाए जाते हैं। लेकिन कोई धर्म का विद्वान अगर बनना चाहता है तो उसको धर्म का विद्वान बनने की आज़ादी हर धर्म के अंदर मौजूद है। मैं हुकूमत हिंद से और सूबाई सरकारों से मांग करता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में कंपैरेटिव स्टडी के डिपार्टमेंट खोले जाएं, तो एक दूसरे से जो है मज़हब को समझने की आसानी होगी। लेकिन जो जिस तरह विजयवर्गीय साहब मदरसों पर उंगली उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मदरसों का शानदार रिकॉर्ड रहा है, तो अगर सहूलत देनी है भारत सरकार को, सूबाई सरकारों को, तो जो अक़लियतों के स्कूल हैं उनकी सहूलत दें। पहले अक़लियती स्कूलों को मध्य प्रदेश सरकार में ग्रांट मिलती थी, वो दिग्विजय सिंह साहब के ज़माने में ग्रांट बंद कर दी गई। मैं मांग कर रखता हूँ कि स्कूलों को जो ग्रांट मिलती थी
प्राइवेट स्कूलों को जिस तरह से ग्रांट मिलती थी वो ग्रांट फिर से दी जाना चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूल और अक़लियतों के स्कूल भी तरक्की करें। हाजी मोहम्मद हारून के मुताबिक मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय को मदारिस की इतनी फिक्र है तो इन्हें चाहिए कि पहले मदारिस के असातिज़ा की 6 साल से रुकी हुई तनख्वाह को जारी करवाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। जिला नंदयाल के बंगानापल्ली हलके में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आरडीओ दफ्तर के रूबरू दुल्हन स्कीम को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने वाईसीपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि दुल्हन स्कीम को खत्म करने से गरीब लड़कियों की शादियों में रुकावटें हो रही हैं। गुर्बत की वजह से कई वालिदैन अपने बच्चों की शादियां करने से कासिर हैं। राष्ट्र मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी मुसलमानों को जो वादा करे थे दुल्हन पथकम के ताल्लुक से 1 लाख रुपये दुल्हन पथकम देने का वादा करे थे, लेकिन आज को 3 साल हो गया अभी तक वो बात के पर अमल नहीं करे। तो तमाम लोगों की दरख्वास्त है मुख्यमंत्री साहब से कि आप जो वादा करें ही जहाँ तक हो सके वहाँ तक जल्दी से जल्दी वो वादे को पूरा करें और मुसलमानों की जो औरत बच्चा है गरीब बच्चों को सहारा बनने की कोशिश करें। 1 लाख रुपए अगर गरीब बच्ची को आ गए तो कितना कि उनका काम निकलता है। इन्हें जो बात बोले ही वही बात के ऊपर अमल करो बस। हमें ख़ास तौर से दूसरी बात कोई बोलते नहीं, वो सा डिमांड नहीं। तुम्हारी ज़ुबान से मुख्यमंत्री साहब जो बात बोले हैं उस बात के ऊपर अमल करके अपने वादे को निभा लिए तो हमें सब मुसलमाना खुश है। मेहरबानी फरमा के हमारे को जो वादा करे हैं वो वादे को पूरा करें। अमरावती में अमीश कोहली के कत्ल के बाद इस मामले में नए इंकशाफात हो रहे हैं। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड और कत्ल के मुलजिम इरफान खान की कुछ तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरफान खान राणा जोड़े का करीबी था और गुज़िश्ता इंतखाबात में इसने राणा जोड़े के लिए भरपूर इंतखाबी तशरीह की थी। इस मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। आज कांग्रेस की जानिब से अरुण चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस ने राणा जोड़े को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि राणा जोड़ा यानी रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और इनके शौहर रुकन असेंबली रवि राणा शहर का अमन खराब कर रहे हैं। ये है उदयपुर की घटना का हत्यारा जो है वो भाजपा का पदाधिकारी निकलता है और अमरावती की जो घटना का हत्यारा या मास्टरमाइंड है वो इन लोगों के नवनीत राणा रवि राणा के करीब का निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं तो लिंक हो सकती है और ऊपर से 28 तारीख को जो घटना होने वाली है वो 27 को कैसे पता चलती है। ये सारे चीज़ों की वजह से और आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसे बात का बतंगड़ बना देती है जिस कारण हमारे अमरावती का बहुत वातावरण खराब हो रहा है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आला की हैसियत से आखिरी लम्हात में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने का फैसला किया। इस मामले में एनसीपी से कोई मशवरा नहीं किया गया और ना ही यह हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था। इन ख्यालात का इजहार राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरबराह शरद पवार ने किया। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। शरद पवार का कहना है कि काबीना के फैसले के बाद हमें नाम तब्दीली का इल्म हुआ। एनसीपी लीडर ने यह भी कहा कि शहरों के नाम बदलने के बजाय वहां के बुनियादी मसाइल को हल किया जाता तो बेहतर था। पक्षाच्या व्यासपीठावर याची चर्चा झाली असा एकही प्रसंग नाही, जे माझ्या कानावर आलेली नाही आणि याची आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊन
त्या ठिकाणी मांडणी करावी अशी सूचना आमच्या पक्षाच्या वतीने झालेली नव्हती. पण ही गोष्ट आम्हाला मान्य करावं लागेल. शेवटी मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे, त्या मंत्रिमंडळामध्ये आम्ही सगळेच होतो. हे एकूण एकच म्हणजे असा ही या सगळ्या विभागाची किंवा शहरांच्या ज्या खऱ्या ज्या मूलभूत समस्या आहेत त्याच्यात अधिक लक्ष देण्याची गरज होती. या नावामधून असा हा मूलभूत प्रश्न आहे, याच्यात लक्ष द्यायला हवं होतं. मुंबई में बैठे लीडरों ने औरंगाबाद के अवाम पर तब्दीली नाम का फैसला थोपा है. इस मामले में फैसले का इख्तियार शहर के अवाम को मिलना चाहिए. इस बात का मुतालबा एमपी सैयद इम्तियाज जलील ने किया और नाम बदलने के मामले में अवामी रायशुमारी पर जोर दिया. एमपी जलील ने दावा किया कि अवामी फैसला जो भी होगा उसे कबूल किया जाएगा. औरंगाबाद तब्दीली नाम के खिलाफ औरंगाबाद में 12 जुलाई यानी कल एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है. यह रैली ज्वाइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में भड़कल गेट से निकलेगी और आम खास मैदान पहुंचेगी. आम खास में एक जलसा होगा और एक्शन कमेटी का नुमाइंदा वफ़द डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करेगा. लोगों की भावना, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं ना, डेमोक्रेसी है. आप करवाइएगा, एक नया कानून बना के है तो इमीडिएट है तो आप वोटिंग करवाइएगा, देखिएगा. और अगर वोटिंग के अंदर अगर आ जाता है, चाहती है कि शहर का नाम बदलना चाहिए, मुफ्त नहीं करेंगे, हम पूरा सम्मान करेंगे उसका. 12 तारीख के दिन यानी कि कल दोपहर में 2 बजे भड़कल गेट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू के पास से वहाँ पर से एक मोर्चा निकालेंगे और वो मोर्चा आम खास मैदान के ऊपर आएगा. और यहाँ से आम खास मैदान से जितने भी कृति समिति के जो पदाधिकारी है 15-20 जितने भी लोग हैं, वो एक शिष्टमंडल जाके डिविजनल कमिश्नर को ये मेमोरेंडम देगा कि औरंगाबाद की जनभावना जो है इसके विरोध किया. अकोला के रहबर स्कूल की 2 सगी बहनों ने रियासती सतह पर मुनक्किद होने वाले इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के इम्तिहानात में अव्वल मकाम हासिल किया है. सना और सुहाना को रियाजी के मजमून में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया. इस सिलसिले में स्कूल में एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें इनकी हौसला अफजाई की गई. नेशनल टैलेंट सर्च में जो टॉपर रहते हैं यही बड़ी बात है. सभी संचालकों को, सभी स्टाफ को, एचएम को, प्रिंसिपल सभी को मुबारक देता हूँ. और जो बच्चे नेशनल टैलेंट में भी टॉपर हुए हैं उन सब बच्चों को भी मुबारक देता हूँ. और इस इंस्टीट्यूशन की तरक्की और होगा इसी में दुआ करता हूँ. आंध्र प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अकलियती बहबूद एमडी इम्तियाज ने करनूल का दौरा किया. न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अकलियतों की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं. अकलियतों को मुसाबकती इम्तिहानात की मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है. नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए ड्रोन ऑपरेटिंग की मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है. प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुकूमत की स्कीमात से फायदा उठाने की नौजवानों से अपील की. माइनॉरिटी वेलफेयर के जानिब से कई प्रोग्राम जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में. जो है हमारे हरदिल अजीज़ हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जगन मोहन रेड्डी साहब और हमारे डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब, तो इनके लीडरशिप के अंदर जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के कई प्रोग्राम ये लास्ट 6 मंथ्स में बहुत से प्रोग्राम्स जो है हम लोग आगे लेके जा रहे हैं. फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इमाम्स और मौज़नों को जो है चल रहा, इसमें भी जो है हर महीना देने का एक जो है प्रोग्राम चल रहा है. और ये सब के अलावा जो नवरत्नालु जो है स्टेट गवर्नमेंट के बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है. ऑल दोस प्रोग्राम्स पूरे हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, जैन्स, ये सब जो है कम्युनिटीज़ को हर प्रोग्राम का, हर जो है वेलफेयर स्कीम का जो है बेनिफिट वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश हमारी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से हो रहा है. और इसी के अलावा सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के जानिब से हम लोग फ्री कोचिंग फॉर नीट और टीईटी, टेट एग्ज़ाम्स ऐसे स्टार्ट किए हैं. और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ड्रोन की के ट्रेनिंग वगैरह ये सब प्रोग्राम्स हम
माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को हर सेक्टर में आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह ही तेलंगाना में भी पिछले एक हफ्ते से वक्फे से बारिश हो रही है। हैदराबाद महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। ओहदेदारों ने बताया कि जुनूबी ओडिशा और शुमाली आंध्रा में तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसका असर तेलंगाना के बेशतर अजला में देखा जाएगा। बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह के सिलसिले में तनाज़ा बरकरार है। इस ईदगाह को खेल का मैदान करार देने का मुतालबा करते हुए हिंदू तंजीमों ने कल बंद की कॉल दी है। चामराजपेट असेंबली हल्के में हिंदू तंजीमों ने बंद मनाने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस बार भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने यहां ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ईद से कबल हिंदू तंजीमों ने ईदगाह को महानगर पालिका की जगह करार देने के लिए मुहिम शुरू की है, जबकि कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि ईदगाह की जगह वक्फ की मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड के हक में फैसला सुनाया है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड दस्तावेजात भी जारी किए हैं। ताहम इस कदीम ईदगाह के सिलसिले में हिंदू तंजीमें मुतालबा कर रही है कि इस खेल का मैदान इसे करार दिया जाए, हिंदू त्योहारों के लिए भी यहां इजाजत दी जाए। ईद उल अजहा के मौके पर 3 दिनों तक जानवरों की कुर्बानी की जाती है। गोश्त के पकवान का कसरत के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ियाबीतुस से मुतासर अफराद खान पान में एहतियात बरतें हैं। बेंगलुरु में माहिर ज़ियाबीतुस डॉक्टर सैयद जवाज ने यह बात कही। उनको स्ट्राइट अवे आने से टाइम पर मेरी यही हिदायत है कि ईद उल अजहा के टाइम पर जो है अल्लाह के फजल से ऐसे कोई साहिब हैसियत का घर नहीं है जो कुर्बानियां नहीं देते। जब भी कुर्बानियां देते हैं तो वो पूरा गोश्त हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, अल्लाह ताला की एडवाइस के मुताबिक जो है उनको 3 हिस्सों में जो तकसीम होता है। तो नो डाउट हमारे नेबर में कट रहा है तो उनका गोश्त हम ना आ रहा, उनका आ रहा, उनका आ रहा है। एक एक्सेसिव प्रोटीन घर के अंदर आ रहा है, एक्सेसिव कैलोरीज घर के अंदर आ रही। अब वो यूटिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो डायबिटिक पेशेंट भी उठाकर खा लेता है, जिसके अंदर उसके लिपिड्स बढ़ जाते हैं, चर्बी के मिकदार बढ़ जाते हैं। हाई प्रोटीन फूड्स के अंदर किडनी के ऊपर बार पड़ता है और उसके अंदर जो भी वो ये होती चर्बी होती, वो चर्बी के तरफ से उनका हार्ट भी जो है उसका इफेक्ट होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बड़े तखबे के साथ जो है जिंदगी करना डायबिटिक पेशेंट, ये नहीं कि जो अगर मिल गया तो सर खा लेना। तो उसके लिए जो है मेरी यही एडवाइस है कि आपको आपके डाइटरी एडवाइस जो भी हिवे ही जो लास्ट मंथ थे वो ये मंथ भी वैसे ही होना चाहिए। अपनी जगह जो खाते पीते बच्चे हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, ग्रोइंग एज है, उनको खाने तो दो, वो खा लेते, नो डाउट उन्हें बर्न भी कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट का जो उम्र है, जो वंस डायबिटीज डायग्नोस हो जाती उसकी उम्र में 10 ईयर्स इजाफा। द प्राइड किंगडम सीरीज हिंदुस्तान की शान शेरों पर जारी की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारपोरेट उमूर के डायरेक्टर और राज्यसभा रुकन परिमल नथवानी ने इस 12 किस्तों को लॉन्च किया है। इस सीरीज में एशियाई शेरों की एक दिल को छू लेने वाली तारीख की कहानी है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। एशियाई शेरों की ऐतिहासिक कहानी, 12 एपिसोड की अद्भुत सीरीज, सांसद परिमल नथवानी ने की लॉन्च। द प्राइड किंगडम, देश के इकलौते गिर के जंगलों में बसे एशियाई शेरों पर आधारित एक सीरीज द प्राइड किंगडम लॉन्च की गई है। ये पहली बार है कि गिर में शेरों के जीवन को दिखाने वाली द प्राइड किंगडम सीरीज को फिल्माया गया। इस सीरीज में 12 एपिसोड हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक और राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने इस सीरीज को लॉन्च किया। वे शेरों के प्रति अपने लगाव को लेकर मशहूर हैं। द प्राइड किंगडम सीरीज के एक एपिसोड में तेंदुए और अन्य जानवरों में शेरों के व्यापक भय को भी फिल्माया गया है, जो पूरे इलाके में शेरों के महत्व और प्रभाव को दर्शाता है। गुजरात में सामूहिक प्रयासों की वजह से शेरों का साम्राज्य गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य और ग्रेटर गिर से आगे तक फैल गया है। ये सीरीज इन अद्वितीय शेरों के जीवन को भी दिखाती है। साम्राज्य कायम रखने के लिए
भूरिया बंधुओं की ये जोड़ी अपने इलाके में सुबह शाम गश्त पर निकलती है। इस सैर के दौरान जगह जगह भूरिया बंधु। भारत में शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लायन प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात वन विभाग के सभी अधिकारियों को आने वाले 25 सालों में शेरों के अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।